हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। आज हम बात कर रहे हैं कॉल मार्क्स का एक फेमस सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, कॉल मार्क्स का फेमस सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या। उन्होंने इतिहास, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इतिहास के बारे में अलग अलग विद्वानों ने बताया है, लेकिन कॉल मार्क्स एक ऐसा पहला विद्वान है, दार्शनिक है, जिसने इतिहास की व्याख्या आर्थिक तत्व के आधार पर की है। आर्थिक तत्व के आधार पर, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉल मार्क्स ने कहा है आज तक का जो इतिहास है, आज तक का अगर इतिहास उठा के देखें तो हमेशा दो वर्गों के बीच संघर्ष रहा है। तो कॉल मार्क्स ने इसी वर्ग संघर्ष के तत्वों को बताते हुए ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी की है। तो सबसे पहले कॉल मार्क्स कहता है इतिहास है वो मानवीय क्रियाकलापों का एक प्रयास है, और जिसमें दो वर्ग होते हैं, उन वर्गों के बीच आपसी संबंध के ताल्लुकात रखते हुए ये जो प्रक्रिया है, ये जो इतिहास है वो बदलता रहता है। तो कॉल मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या को ध्यान रखना 6 अवस्था में बताया। कितनी अवस्था में बताया है? 6 अवस्था में। तो ये जो 6 अवस्था बताई है वही हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में आता है तो ये अवस्था आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात कर रहे हैं कॉल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास की आर्थिक व्याख्या में। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के समय कॉल मार्क्स ने कहा कि सबसे पहले इतिहास में एक आदिम अवस्था हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आदिम अवस्था। तो इस आदिम अवस्था की हम बात करें तो कॉल मार्क्स कहता था ये वह अवस्था है जब व्यक्ति पशु के समान विचरण करता था, उसमें न तो सामाजिक तत्व का कोई बोध था और न ही एकात्मकता या परिवार की भावना थी। तो उस समय व्यक्ति स्वतंत्र था, उसे जो चाहिए था उसके लिए प्रयास और भ्रमण करता था और पा लेता था। तो उस समय व्यवस्था कैसी थी? उस समय व्यवस्था थी कि व्यक्ति स्वतंत्र विचरण करे और जरूरत के अनुसार उसे जो चाहिए वो मांग ले। तो यहाँ पे स्वतंत्रता कह सकते हैं, किसी तरह का कोई पाबंद नहीं था, समाज में व्यक्ति स्वतंत्र था। जैसे अगर हम बात करें आदिवासी कैसे हुआ करते थे, वैसी अवस्था थी। तो इसमें शोषण नहीं था। ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है। आदिम अवस्था की बात करें तो इतिहास की ये प्रारंभिक अवस्था है जो मार्क्स कहता है। तो इस अवस्था में शोषण नहीं था, कोई भी किसी भी तरह की शोषणीय व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था एक तरह से हम कह सकते हैं मानवीय इतिहास की स्वतंत्र अवस्था थी। कैसी अवस्था थी? स्वतंत्र अवस्था थी, ठीक है ना। तो इस तरह स्वतंत्र अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और उसके संबंध में कोई ज़्यादा कहते हैं कि डेवलपमेंट जैसी अवस्था नहीं थी। लेकिन समय हुआ और समय की उपरांत मार्क्स ने कहा कि एक अवस्था बदल गई, समय बदल गया, और इसके बाद दूसरी अवस्था आई दास अवस्था। कौन सी आई? दास अवस्था। मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा धैर्य से इसको समझना है। दास अवस्था। तो दास अवस्था की बात करें तो क्या हुआ कि देखो, किसी भी अगर हम राज्य की बात करें तो उस राज्य की इनकम कहाँ से आती है? राज्य के पास पैसा कहाँ से आता है? राज्य के पास उत्पादन के सोर्स कौन कौन से हैं? उस उत्पादन के सोर्स पर अधिकार किसका है? यानी कौन लोग हैं जो राष्ट्र की इनकम को मैनेज कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो हुआ क्या, सेकंड अवस्था आने से पहले कुछ व्यक्ति जो प्रभावशाली थे उन्होंने आर्थिक जो कहते हैं ना कि राज्य की आर्थिक संसाधन जहाँ से इनकम या उत्पादन हो रहा है उसके कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकृत में लेना चालू कर दिया। तो इस अवस्था में क्या हुआ? दास अवस्था में, दास अवस्था तब आई जब एक वर्ग तो हो गया पूंजीपति, यानी एक वर्ग हो गया जिसको हम कहते हैं मालिक। क्या कहेंगे? मालिक। तो दूसरा वर्ग कौन सा बन गया? दास वर्ग बन गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य की उत्पादन के जो सोर्स होते हैं या जहाँ से राज्य को इनकम प्राप्त होती है वे क्षेत्र हैं वो मालिक ने अपने अंडर में लेने शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए जमीन जायदाद वगैरह है, तो कुछ प्रभावशाली बुद्धिजीवी जो व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सारा जो संसाधन होता है या भूमि क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। तो फिर बच्चे लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स था, उनकी कोई दूरगामी सोच नहीं थी, तो उन्हें मजबूरन मालिक के अंडर में काम करना पड़ा। तो इस तरह से यहाँ से शुरू हो जाती है वर्ग व्यवस्था। पूछा जा सकता है कि कॉल मार्क्स की आर्थिक व्याख्या में वर्गीय व्यवस्था कहाँ से दिखाई देती है? तो आपको ध्यान रखना सेकेंड स्टेज से, क्योंकि इसमें मालिक और दास। अब
दास अवस्था में आपको पता होगा दास को मालिक के कहे अनुसार करना होता है और मालिक दास को एक संपत्ति की तरह ये भी मान सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आती है, जो दास है वह काम करेगा, ठीक है ना, उनको उतना मेहनत मालिक, देखो जहाँ पे भी आप मजदूरी देखते हैं तो जितनी मजदूरी होती है उससे कम ही भुगतान उसे दिया जाता है। तो इस तरह से इस अवस्था में दास अवस्था सामने आई, उत्पन्न हुई और दास का धीरे 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 यहाँ से शोषण होना शुरू हो गया था। तो फिर इस अवस्था के बाद फिर एक दूसरी अवस्था आती है, क्योंकि ये अवस्था शोषण शुरू हो जाता है और मालिक है वो प्रभावशाली होता दिखता है। तो इस अवस्था के उपरांत और मापने का तीसरी अवस्था आती है सामंतवादी अवस्था। कौन सी अवस्था है साथियों? सामंतवादी अवस्था। अब इस अवस्था में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में क्या हुआ, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जैसे आपको पता होगा सामंत किसे कहते हैं, बिल्कुल पहले के समय अगर बात करें तो राजा के पास बड़ी फौज हुआ करती थी। तो ये बड़ी फौज अकेला राजा हैंडल नहीं करता था, वह इसकी अपनी जो पूरी फौज थी वह अपने सामंतों में बांटता था, क्योंकि इतना बड़ा सैनिक के दिन रोज का खाना पीना रहना करना अरेंज नहीं हो पाता है। तो राजा है वो सामंतों को सैनिक व्यवस्था देता था कि भाई फलाना सामंत है उनके पास 1000 सैनिक रखने होने चाहिए, उसके पास 1000 रखेंगे, वो 1000 सेना रखेगा। इस तरह से राजा के पास बड़ी सेना होने का मतलब है कि उनकी सामंत व्यवस्था अच्छी थी और सामंतों को सैनिक व्यवस्था का भार दिया हुआ था। जब भी जरूरत पड़े तो सामंत राजा के अधीन एकत्रित होते थे और साथ में वो सेना युद्ध के लिए लड़ते थे। तो एक राज्य की सेना हुआ करती थी, बाकी सेना का विभाजन किस में हुआ करता था? सामंतों में, ठीक है। तो इस अवस्था में दो वर्ग सामने आए, एक तो आया सामंत, कौन सा वर्ग आया? सामंत, और दूसरा इसके अंतर्गत काम करने वाला जिसको मजदूर भी कह सकते हैं या हम उसको एक तरह से किसान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस समय क्या हुआ, सामंत है वो प्रभावशाली होते गए, मालिक का ही थोड़ा बदला हुआ रूप सामंतों के सामंत व्यवस्था में पावरफुल ज़्यादा दिखने लगे, क्योंकि उनके ऊपर राजकीय कहते हैं ना यहाँ पे राज के द्वारा शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि अपने राजा के अंतर्गत रहते थे तो सामंत को ज़्यादा प्रभाव था, ज़्यादा शक्ति थी और इनके पास सैनिक की व्यवस्था भी थी। तो इस तरह से इस वर्ग को हम कह रहे हैं कि तो सामंत वर्ग था, एक मजदूर किसान वर्ग जिसको हम यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं इसका सेवक वर्ग, ठीक है ना, क्या कहेंगे? सेवक वर्ग। तो इस तरह से क्या हुआ, आधुनिक समय की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके लक्षण यहाँ पे दिखने लगे, क्योंकि सामंत जो थे आपको पता है जमींदार वगैरह जो होते सामंत, उनके पास लाखों की जमीन होती है लेकिन काम नहीं करते, काम कौन करते हैं? उनके मजदूर जो किसान होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है लेकिन दूसरों की जमीन पे वो काम करते हुए उत्पादन करते हैं, उत्पादन का ज़्यादा हिस्सा कौन लेता है? सामंत वर्ग लेता है। तो इस तरह यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ पर है वो शोषण बढ़ने लग गया। क्या बढ़ने लग गया? शोषण। और आपको पता है जब शोषण का शुरुआत होता है तभी इतिहास में समय बदलने की शुरुआत होती है। तो यहाँ से इसमें सामंत और किसान के बीच जब इसी तरह का घटनाक्रम रहा तो जो मजदूर किसान थे उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें फल नहीं मिल रहा था, तो ये सामंत का विरोध भी करने लगे। मतलब उनके मन में विरोधी पास आया कि भाई मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो मेरी मेहनत कहाँ कम हो रही है। तो इस तरह से इनके बीच थोड़ी सी कहते हैं दूरियां आ गई, इनमें मतभेद आने लग गई, क्योंकि सामंत है वो प्रभावशाली पैसे वाले होते जा रहे थे और मजदूरी रह रहे थे, उनका शोषण होता जा रहा था। तो इस तरह से ये व्यवस्था फिर बदली, क्योंकि आपको पता होगा कुछ समय बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर आया था। उस समय जो सामंत थे वे और ज़्यादा कहते हैं ना एक लालच की तरह और ज़्यादा पैसे कमाने के उत्साहित हुए, उन्होंने और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम पे रखा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा इनकम है वो पास में रखने लगे। तो सामंती व्यवस्था फिर आगे वाली जो हम स्टेज की बात करें, चौथी बात करें तो चौथी के अंतर्गत है वो पूंजीवादी व्यवस्था आती है। कौन सी आती है? पूंजीवादी व्यवस्था। और पता होगा पूंजीवादी अवस्था कॉल मार्क्स के आर्थिक जो इतिहास की जो व्याख्या करी इसमें चौथी अवस्था है ये, ठीक है। इस अवस्था के अंतर्गत दो वर्ग बन जाते हैं, एक तो वर्ग आ जाता है पूंजीपति, कौन आता है? एक तो आ गया पूंजीपति और दूसरा
जो है वो है श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया? श्रमिक वर्ग, जिसको हम मजदूर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मजदूर। और ये वो स्टेज है जब इनका बहुत हद तक ज्यादा से ज्यादा शोषण होने लग गया, यानी शोषणीय अवस्था कह सकते हैं, शोषणीय अवस्था कह सकते हैं। वो कौन सी अवस्था थी? पूंजीवादी अवस्था। क्योंकि इस समय औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति के समय पूंजीपतियों ने नए नए उद्योग लगाए और इन्वेस्ट किए, इससे ज़्यादा इनकम कमाने लगे और उनको मजदूरों की ज़्यादा जरूरत थी, तो मजदूर भी लगा दिए उन्होंने। इस तरह से उन्होंने मजदूरों को डबल मेहनत करवाई, लेकिन पैसा उनका नहीं दिया, ना उनके ऊपर ध्यान दिया, तो मजदूरों का शोषण होने लग गया, क्योंकि मजदूर और ज़्यादा गरीब से गरीब होने लगे और पूंजीपति और ज़्यादा पूंजीपति होने लगे। तो फिर इनके मतभेद, तनाव, दूरियां आ गई और जब इनके हितों की पूर्ति नहीं होने लगी तो ये पूंजीपतियों का विरोध करने लगे, पूंजीपतियों का विरोध करने लगे। और हाँ, आपको पता होगा कार्ल मार्क्स ने मजदूर के लिए एक यूनियन संघ बनाया। तो विश्व का पहला यूनियन संघ, मजदूर यूनियन संघ, जो कार्ल मार्क्स की उपज थी। और कार्ल मार्क्स ने इस स्टेज में आते हुए ही कहा था कि मजदूरों, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको मेहनत का फल इतना नहीं मिल रहा, आप शोषण का शिकार होते जा रहे हो, आपके पास सिर्फ मेहनत है। तो मार्क्स ने यही कहा कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के कुछ लिए नहीं है, तो पाने के लिए पूरा जग पड़ा है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आवाज उठानी है। तभी से ये बात शुरू होगी और फेमस बन गई कि विश्व के मजदूरों एक हो जाइए, आपके पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन आप शिद्दत और मेहनत से अपनी अनुकूल योग्यताओं से काम करोगे तो पूरे विश्व की काबिलियत पाने का साहस रखते हो। तो इस तरह से मार्क्स ने मजदूरों में आत्मस्फूर्ति, आत्मविश्वास बढ़ने का जो जोश उत्पन्न किया, यहीं से श्रमिकों को एक कदर सपोर्ट मिला और पूंजीपतियों के भी विरोध होने लगे कि भाई सब पूंजीपति इनकम, यानी देश की जो आय इनकम है उस पर किसका अधिकार ज्यादा हो रहा है? पूंजीपतियों का। सो श्रमिक वर्ग कमजोर हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था को हम कहेंगे पूंजीपतियों का सर्वश्रेष्ठ, है ना, पूंजीपति सबसे ज्यादा डेवलप हुए वो स्टेज है पूंजीवादी अवस्था। इस अवस्था के बाद मजदूर वर्ग है वो प्रभावशाली, जागरूक हो गए, विभिन्न स्तर पर संगठन करते हुए उनमें एक्टिवनेस, जागरूकता आ गई। और इस अवस्था के बाद अवस्था में पूंजीपतियों का स्तर है, उसका वैल्यू है, वो धीरे धीरे गिरने लगा, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सर्वश्रेष्ठतम अवस्था थी। इसके बाद पूंजीपतियों का पतन काल शुरू होता है, क्योंकि आपको पता होगा पूंजीपति है वो कम ही मात्रा में होते हैं, जहां पर भी देखें कम मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मजदूरों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी और मजदूरों की संख्या ज़्यादा बढ़ने से उनमें यूनियन संगठन की भावना आएगी और इसी के दौरान धीरे धीरे वे क्या करेंगे? पूंजीपतियों को अपने अंडर में, कंट्रोल में रखना चाहेंगे और धीरे धीरे जो आर्थिक संसाधन है उसमें अपना अधिकार स्थापित करना चाहेंगे। तो इस तरह से फिर अवस्था आती है पांचवी अवस्था। मार्क्स ने कहा कि इस तरह से अवस्था आती है पांचवी अवस्था, जिसको आपको ध्यान रखना है, श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था। श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था। बिल्कुल, अब इस अवस्था में भी आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था में जो श्रमिक थे ना, अब वो हीरो की तरह सामने आने लगे। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने कहा था ये जो चौथी अवस्था थी, ये पूंजीपतियों की हाईएस्ट ग्रोथ अवस्था थी। इसके बाद इनका जो पतन है वो शुरू होने लग गया, क्योंकि श्रमिक, उनके संगठन, उनकी शक्ति बढ़ने लगी और ये प्रभावशाली होने लगे। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेज में हुआ क्या कि पूंजीपतियों का कह सकते हैं स्तर गिरने लगा और श्रमिक वर्ग है उनका आधिपत्य, उनका देश की इनकम व्यवस्था में हक या हिस्से बढ़ने लगा। यानी इस तरह से कहेंगे कि इस अवस्था में ये वो अवस्था है जिस समय श्रमिकों ने अब एक अधिनायक की तरह रोल अदा किया और पूंजीपतियों का धीरे धीरे समान पतन होता गया। और ये अवस्था थी जिसमें श्रमिक अवस्था का डेवलपमेंट हुआ, ये अवस्था विकसित होने लगी, क्योंकि इस अवस्था में पूंजीपति है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और एक समान श्रमिकीय व्यवस्था आने लगी। यानी कहें कि ये वो अवस्था थी जिसमें सभी को बराबर हक मिलने की गुंजाइश हुआ कर रही थी। तो इस अवस्था में श्रमिक वो अधिनायक थे, मुंह में आपको पता है नायक, हीरो होता है। वैसे ही श्रमिक वर्ग की अवस्था थी पांचवी अवस्था, जिसमें वे नायक की तरह उस राज्य की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में एक रोल अदा करने लगे, क्योंकि अब जो इनकम थी यानी जो संसाधन थे उस पर ज़्यादा
जो अधिकार पूंजीपति का हुआ करता था अब वह राष्ट्र के सभी श्रमिकों का, सभी वर्गों का होने लग गया। इस तरह से इस अवस्था में मजदूरों की जो कहना कि शोषणीय अवस्था थी वो कम होने लगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शोषण पूंजीवादी अवस्था में होता था। लेकिन अधिनायकवादी जो अवस्था है इसमें पूंजीपति का शोषण धीरे धीरे कम होने लगा, क्यों ये श्रमिक वर्ग का शोषण कम होने लगा, क्योंकि पूंजीपति कम होने लगे और श्रमिक वर्ग को अधिकार है वो मिलने लगे। फिर अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मैं जो टोटल 6 स्टेज बता रहा हूँ, 6 स्टेज यानी अभी जो हुए हैं, अभी लास्ट में बताया साम्यवादी अवस्था। मार्क्स ने कहा कि 6ठी अवस्था आएगी इतिहास की साम्यवादी अवस्था। कौन सी आएगी? साम्यवादी अवस्था। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स ने कहा है कि आज तक के इतिहास के अंतर्गत देखें तो प्रथम श्यार अवस्था गुजर चुकी है, इतिहास की प्रथम श्यार अवस्था गुजर चुकी है और आने वाली अवस्था बाकी, यानी अभी श्रमिक वर्ग का राज आना बाकी है। और इससे पहले की जो श्यार अवस्था है वह इतिहास में गुजर चुकी है, इतिहास में गुजर चुकी है। तो फिर अब 5वीं अवस्था आएगी। कौन सी आएगी? 5वीं अवस्था। इसके बाद 6ठी अवस्था, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं 6ठी अवस्था, कोई पढ़ रहे हैं। तो अब इस अवस्था में साम्यवादी अवस्था होगी और मार्क्स ने कहा इसमें ये अवस्था है जिसमें कोई वर्ग नहीं रहेगा, यानी हम इस अवस्था को कहेंगे वर्ग विहीन, वर्ग विहीन या कह सकते हैं राज्यविहीन, राज्यविहीन अवस्था। यानी वो अवस्था है, क्योंकि जो इस अवस्था में भी मैंने कहा था कि श्रमिक वर्ग है वो प्रभावशाली होते गए थे। ठीक है ना, और पूंजीपतियों का पतन होना, तो यहाँ पे भी एक वर्ग की बात आती है। लेकिन एक जो साम्यवादी अवस्था है कि इस अवस्था में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा तो शोषण भी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? कोई भी वर्ग ही नहीं रहेगा तो शोषण भी नहीं होगा। जब शोषण नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि राज्य एक ऐसा तत्व है जो शोषण को बढ़ावा देता है, वर्गीय व्यवस्था को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसी राज्य में रहते हुए ही वर्ग बनते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि साम्यवादी अवस्था में कोई वर्ग नहीं रहेगा, कोई मजदूर श्रमिक नहीं रहेंगे, सभी एक समान होंगे और वे अपना गुजारा अपनी योग्यता के अनुसार रहते हैं। यानी जितना मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतने उसकी योग्यता के अनुसार वे अपना प्राप्त करेंगे। यानी मुझे जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करूंगा, उतना मुझे प्राप्त होगा और मैं अपना जीवन चलाऊंगा। ऐसी अवस्था साम्यवादी अवस्था, जिसमें किसी का कोई शोषण नहीं होगा, बिल्कुल एक तरह से कहे कि पानी पड़ा है जिसमें एक बूंद भी हिलने वाली नहीं, वैसी अवस्था जिसमें कोई किसी का न तो शोषण करेगा, न किसी का आनंद होगा, न ही इसमें कोई वर्गीय व्यवस्था होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी, जिस अवस्था के अंतर्गत साम्यवादी अवस्था में मार्क्स कहता है कि समाज की पुनरुत्थान की अवस्था होगी। और यही अवस्था को अंततः बताते कहता है कि इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक आर्थिक स्तर के तत्वों के आधार पर बताया। यानी इसने इतिहास की जो व्याख्या की है ना, वो किस तत्वों को मान के की है? आर्थिक तत्वों को। क्योंकि आज तक का जो इतिहास उठा के देखे मानवीय इतिहास को, तो इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व मौजूद है, जिन वजह से इतिहास बदला है। लेकिन अब मैं इसकी अगर कहें कि मार्क्स की इस विचार की अगर मैं आलोचना करना चाहूँ, ठीक है ना, यानी आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स ने भी सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत की आलोचना अगर करें तो आलोचना में पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मार्क्स ने कहा है कि आज तक का इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है ना, और इसमें आर्थिक तत्व बहुत मायने रखता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि मार्क्स ये कहता है कि जो समय बदला है ना, उस समय के अंदर कोई दो वर्ग हुए हैं, उन दो वर्गों के बीच झगड़े हुए हैं, पैसों को लेकर, इनकम को लेकर, संसाधन को लेकर, तो इस तरह से इतिहास बदला है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, इतिहास सिर्फ आर्थिक तत्व या दो वर्गों की वजह से नहीं बदलता है, उसमें कुछ कहते हैं ना कि संभावना भी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ महाभारत का, ठीक है ना। तो आपको पता है महाभारत युद्ध क्यों हुआ है? महाभारत युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी ने कुछ व्यंग्य किए थे, द्रौपदी ने कुछ व्यंग्य किए, उसका सिरहरण हुआ, इस वजह से इतिहास बन गया, महाभारत बन गया। तो अब यहाँ पे कोई अमीर गरीब का कोई था, कोई लालच, कोई पैसा था नहीं था, सिर्फ यहाँ पे द्रौपदी की उस कटे बसन या कुटर कहते हैं ना कि एक व्यंग्य की वजह से इतिहास बदला, महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल इतिहास का ही देखें तो दूसरा आपको पता होगा रामायण। अब ये जो रामायण जो हुआ, यानी इतिहास में रामायण की घटना देखते हैं तो इसमें भी क्या हुआ? इसमें क्या पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी? क्या पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी कि अमीरी गरीबी के बीच लड़ाई हुई थी? इतिहास कैसे बना? इसमें इतिहास इसलिए बना क्योंकि
जो चीता जो अपनी कह सके माता थी उस समय के इतिहास को अगर देखें तो उसके साथ दुर्व्यवहार की वजह से उससे बदला लेने के लिए और रावण का जो घमंड है वो ईगो जो हावी हो रहा था, इस वजह से ये प्रकृति की नेचुरल कहें कि ये इतिहास किस वजह पे बदला। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे वर्ग संघर्ष नहीं था, पैसों को लेकर नहीं था। दूसरा अगर आपको मैं बताऊं तो विश्व युद्ध, किसकी बात करें? विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध की बात करें तो इस विश्व युद्ध की अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, तो इस अवस्था के अंतर्गत भी कोई वर्ग नहीं था। ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति वर्धन, शक्ति सामर्थ्य को लेकर झगड़े हुए थे। तो इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इतिहास में मिलते हैं, मतलब जिससे हमें ये पता लगता है कि आज तक का इतिहास है वह सिर्फ आर्थिक तत्व के ऊपर टिका हुआ नहीं, उसमें संयोग तत्व भी होता है। इतिहास बदलने में क्या होता है? संयोग तत्व। संयोग का मतलब आपको पता है ना, क्योंकि मुझे जैसे हाथ धोने थे और पानी आ गया तो हाथ धो लिया, ऐसे ही तो इतिहास में एक घटना दूसरी घटना होने के पीछे कुछ संयोग होता है, तभी वो घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए कुछ आलोचना के पॉइंट हमने ज़्यादा डीप में लंबे नहीं किए, बस शॉर्ट में समझा है। लेकिन मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बहुत ज़्यादा महत्व, क्योंकि आज तक किसी भी विद्वान ने इतिहास की आर्थिक तत्व के आधार पर व्याख्या नहीं की। तो इन्होंने ये जो दृष्टिकोण, ये जो विचार राजनीति को दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई भी सुझाव कमेंट है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अदरवाइज इस वीडियो को, इस लेसन को, इस ज्ञानवर्धक पार्ट को आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। मैं हूं भरत कुमार और लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।